उर्दू का पैदाइश ऐसे नहीं बल्कि दो तहजीबों के आमने सामने आने से हुई। आर्य और अरब के लोग जब सामने आए तो यहीं से शुरुआत होती है उर्दू की। उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहन की तरह है। दोनों का विकास लगभग एक ही तरीके से हुआ, एक ही जैसा से हुआ। परंतु अफसोस की बात है कि मुल्क के आजाद कराने में इस जवान ने अपना सर से पांव तक लगाया। जितने भी नारे लिखे गए वो उर्दू में ही लिखे गए। वंदे मातरम को छोड़ दें तो लगभग इनकलाब जिंदाबाद हो या आज भी कानून साजे असेंबली पार्लियामेंट यहाँ वहाँ किसी भी प्रोटेस्ट किसी भी मुजाहिरा में जो शेर बोला जाता है, जो भी नारे बोले जाते हैं वो उर्दू के ही होते हैं। लेकिन उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर अंग्रेजों ने दोहरी चाल चलकर इस देश को और इस देश के लोगों को और इस जवान के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी किया, क्योंकि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया और मुसलमानों ने इसे अपने घर के पिछवाड़े में छोड़ दिया। किसी ने भी पढ़ना नहीं चाहा, किसी ने भी इसे आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं अपनी शुरुआत उर्दू से किया था, उर्दू की तारीख से। तो उसमें बड़ी बात यह है कि जब शुरुआत होती है तो लश्करों की, वहां से ये उर्दू अपनी प्रथम वजूद पहली वजूद में आती है और धीरे धीरे करके दौर मुगलिया में अपना प्रभाव बनाना शुरू करती है। यहाँ से मुतासिर होते हैं लोग और मुगल दौर में मुकम्मल शक्ल अख्तियार करती है। आगे जाकर गुलाम हमदानी नाम के एक शायर थे जिन्होंने लफ्ज उर्दू का इजाद किया। जो हम आज उर्दू बोलते हैं ये तुर्क जबान है, तुर्की भाषा का है। 1870 ईस्वी में इस लफ्ज का इजाद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन उर्दू दौर मुगलिया के दौरान इतने आसान तौर पे अपना ये शक्ल अख्तियार नहीं की, बल्कि यहाँ भी बहुत से जद्दोजहद को देखा। उर्दू का विकास अगर हम कहें तो 4 दबिस्तानों में मुकम्मल तौर पे हुआ। सबसे पहला है दिल्ली। उस समय दिल्ली उर्दू जबान में बोला जाता था, दिल्ली। उसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली की फौज कत्लो गारत किया, वहां से अदीब लोग भागकर लखनऊ आए और अब अपना दूसरा दबिस्तान के रूप में लखनऊ अपना एक